नमस्कार। चलिए सीधे बात करते हैं उत्तर प्रदेश के जंगलों की। आखिर क्या हालत है उनकी। 2021 की जो भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट है वो हमें कुछ चौंकाने वाले आंकड़े दिखाती है। तो आइए आज इसी रिपोर्ट कार्ड को गहराई से समझते हैं। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। सिर्फ 6.15%। ये एक ऐसा आंकड़ा है जो उत्तर प्रदेश के पर्यावरण की कह सकते हैं पूरी कहानी की एक तरह से रूपरेखा तय कर देता है। पर इसका असल मतलब क्या है? तो ये नंबर हमें ये बताता है कि उत्तर प्रदेश की जितनी भी जमीन है उसका महज इतना सा यानी 6.15% हिस्सा ही जंगलों से ढका हुआ है। और ये कोई अंदाजा नहीं है, ये 2021 की सरकारी रिपोर्ट के आंकड़े हैं जो हमें प्रदेश की हरियाली की एक एकदम साफ तस्वीर देते हैं। और यहीं पर असली चुनौती सामने आती है। एक तरफ है उत्तर प्रदेश की जमीनी हकीकत यानी 6.15% और दूसरी तरफ है हमारी राष्ट्रीय वन नीति का लक्ष्य जो है 33.33%। ये सिर्फ एक छोटा मोटा गैप नहीं है, ये एक बहुत बड़ी खाई है और इसका असर प्रदेश के भूजल स्तर से लेकर हवा की क्वालिटी और यहाँ तक कि खेती किसानी पर भी पड़ता है। तो इस पूरी कहानी को हम कैसे समझेंगे? देखिए, सबसे पहले रिपोर्ट कार्ड के नंबर्स को देखेंगे, फिर ये पता लगाएंगे कि प्रदेश में हरियाली कहाँ सबसे ज्यादा और कहाँ सबसे कम है। उसके बाद यहाँ मिलने वाले 3 तरह के जंगलों को जानेंगे और आखिर में इनको संभालने वाली नीतियों और लोगों पर भी एक नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, वन रिपोर्ट कार्ड। यहाँ हम 17वीं भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट के जो मुख्य आंकड़े हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। अब ये जो 6.15% का आंकड़ा है ना, ये बनता कैसे है, ये देखना बड़ा दिलचस्प है। कुल वन क्षेत्र है करीब 14,818 वर्ग किलोमीटर, लेकिन इसमें से जो बहुत घने जंगल हैं, मतलब असली घने जंगल, वो तो सिर्फ 1.09% है। सबसे बड़ा हिस्सा है खुले जंगलों का। तो ये दिखाता है कि प्रदेश में सेहतमंद और घने जंगलों की काफी कमी है। हाँ, एक छोटी सी राहत की बात भी है, ऐसा नहीं कि सब कुछ नेगेटिव ही है। 2019 से 2021 के बीच उत्तर प्रदेश के वन क्षेत्र में 12.24 वर्ग किलोमीटर की एक मामूली सी बढ़त हुई है। अब ये बढ़त भले ही छोटी हो पर कम से कम सही दिशा में एक कदम तो है। चलिए अब आंकड़ों से आगे बढ़कर जरा जमीन पर उतरते हैं और देखते हैं कि ये हरियाली प्रदेश भर में फैली कैसे है। और सच कहूं तो यह कहानी 2 बिल्कुल अलग छोरों की है, जहां कुछ जिले तो बहुत हरे भरे हैं तो कुछ लगभग बंजर। जब सबसे ज्यादा वन क्षेत्र की बात आती है तो सोनभद्र का कोई मुकाबला ही नहीं है, जहां 2400 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा जंगल हैं। मतलब लीडर तो सोनभद्र ही है। इसके बाद खीरी और मिर्जापुर का नंबर आता है। सोनभद्र का योगदान वाकई में बहुत बड़ा है। और अब सिक्के का दूसरा पहलू देखिए। भदोही, जिसे संत रविदास नगर भी कहते हैं, में जंगल है सिर्फ 3.71 वर्ग किलोमीटर। आप सोच सकते हैं ये अंतर सोनभद्र की तुलना में तो ये कुछ भी नहीं है। ये जमीन आसमान का फर्क दिखाता है कि प्रदेश के सामने चुनौती कितनी बड़ी है। अब तक हमने ये देखा कि जंगल कहाँ है। अब सवाल ये है कि ये जंगल हैं कैसे, मतलब किस तरह के हैं। उत्तर प्रदेश में आपको मुख्य रूप से 3 अलग-अलग प्रकार के जंगल देखने को मिलते हैं। ये 3 किस्में हैं, उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती, फिर उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती और आखिरी में उष्णकटिबंधीय कंटीले वन। और इन तीनों को जो चीज एक दूसरे से अलग करती है वो है बारिश। सबसे पहले बात करते हैं नम पर्णपाती वनों की। ये आपको मिलेंगे भाभर और तराई जैसे तलहटी क्षेत्रों में, जहां 100 से 150 सेंटीमीटर तक अच्छी खासी बारिश होती है। पर्णपाती का मतलब है कि ये पेड़ पानी बचाने के लिए वसंत में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। सागौन और साल यहाँ के सबसे कीमती पेड़ माने जाते हैं। अब दूसरे नंबर पर आते हैं शुष्क पर्णपाती वन। ये वो जंगल हैं जो आपको यूपी में सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे, जो प्रदेश के ज्यादातर मैदानी इलाकों को कवर करते हैं। यहाँ बारिश थोड़ी कम होती है, 75 से 100 सेंटीमीटर के बीच। इसीलिए यहाँ नीम, पीपल और पलाश जैसे पेड़ ज्यादा दिखते हैं जो इस माहौल में ढल चुके हैं। और आखिर में आते हैं कंटीले वन। ये दक्षिणी उत्तर प्रदेश के सबसे सूखे इलाकों जैसे कि बुंदेलखंड में मिलते हैं। यहाँ बारिश 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है और यहाँ के पेड़ जैसे खैर, बबूल और कीकर इन्हीं कठोर परिस्थितियों में जीने के लिए बने हैं। अच्छा, तो हमने जंगलों की बात कर ली, उनकी किस्मों को भी समझ लिया। अब थोड़ा मानवीय पहलू पर भी आते हैं। चलिए उन कानूनों, नीतियों और उपयोगों को देखते हैं जो इन जंगलों को चलाते हैं या इन पर असर डालते हैं। इस टाइमलाइन पर नजर डालिए।
यहाँ कुछ बहुत ज़रूरी कानून हैं, लेकिन जो 1976 का 42वां संशोधन है ना, वो एक गेम चेंजर था। इसने जंगलों को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाल दिया। इसका मतलब ये हुआ कि अब केंद्र सरकार को भी इन पर कानून बनाने का हक मिल गया। और हाँ, वो 33% वाला लक्ष्य 1988 की नीति ने ही तय किया था। अच्छा, जंगलों को एक और तरीके से बांटा जाता है और वो है एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से, जैसे आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत वन। ये वर्गीकरण दरअसल ये तय करता है कि आम लोग इन जंगलों का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आरक्षित वनों में घुसना और लकड़ी काटना पूरी तरह मना होता है, जबकि संरक्षित वनों में स्थानीय लोगों को कुछ अधिकार दिए जाते हैं। ये जानना भी बहुत जरूरी है कि ये जंगल हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से कैसे जुड़े हैं। ये स्लाइड दिखाती है कि कैसे अलग अलग पेड़ों का इस्तेमाल रोज की चीजों में होता है। जैसे पान में जो कत्था लगता है वो खैर के पेड़ से आता है, तेंदू के पत्तों से बीड़ी बनती है। तो ये जंगल स्थानीय अर्थव्यवस्था की, कह सकते हैं, जान है। और ये आर्थिक निर्भरता सिर्फ छोटी मोटी चीजों तक ही सीमित नहीं है। सहारनपुर में कागज उद्योग, सोनभद्र वाराणसी में लकड़ी के खिलौने और मेरठ में खेल का सामान, ये सब बड़े औद्योगिक केंद्र हैं। अब यहीं पर आकर कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। एक तरफ इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो लकड़ी पर निर्भर हैं और दूसरी तरफ हमारे पास जंगल हैं सिर्फ 6.15%। ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है ना। तो आखिर में हम इसी बड़े सवाल के साथ रह जाते हैं। भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य अपने 6.15% के वन क्षेत्र और 33% के राष्ट्रीय लक्ष्य के बीच के इस विशाल खाई को आखिर कैसे भरेगा, इस पर सोचना बहुत जरूरी है।